नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वॉल्टर इसैक्सन की लिखी स्टीव जॉब्स की मशहूर जीवनी पर। ये किताब सिर्फ जॉब्स के साथ 40 से ज्यादा इंटरव्यूज पर ही नहीं टिकी है। हाँ, बल्कि उनके परिवार, दोस्त, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटर्स और सहकर्मी, मतलब 100 से ज्यादा लोगों से बातचीत शामिल है इसमें। बिल्कुल सही कहा। और हमारा इरादा यहाँ सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इस कह सकते हैं पेचीदा शख्सियत और उनकी जबरदस्त जिंदगी से सबसे अहम सबक और नजरिया निकालना है। कैसे इसे एक इंसान ने टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को इस तरह मिलाया कि दुनिया ही बदल गई। बिल्कुल। तो चलिए स्टीव जॉब्स के उस यूनिवर्स में चलते हैं। उनकी प्रतिभा, उनका जुनून, उनकी जिद और हाँ, उनके गहरे विरोधाभास भी। आखिर कैसे कोई एक व्यक्ति इतने सारे उद्योगों में क्रांति ला सकता है। शुरुआत करते हैं उनके व्यक्तित्व की उस चीज से जो शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है, उनकी जबरदस्त तीव्रता, उनकी इंटेंसिटी। हाँ, वो इंटेंसिटी, वो तो वाकई कमाल की थी। एक जुनून था, परफेक्शन की हद तक जाने की चाहत और एक ऐसी ड्राइव जो कभी रुकती नहीं थी। लेकिन किताब ये भी साफ करती है कि इसी इंटेंसिटी का एक डार्क साइड भी था। वो लोगों को तोड़ सकते थे, उन्हें निराशा और गुस्से की आग में झोंक सकते थे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, इसैक्सन कहते हैं कि जॉब्स का व्यक्तित्व और उनके प्रोडक्ट्स जैसे एप्पल का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब आपस में जुड़े थे, एक बंद इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह। और इसी इंटेंसिटी से जुड़ा है वो मशहूर रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। उनके सहकर्मी ये टर्म इस्तेमाल करते थे, सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल, पर ये सिर्फ जोर से बोलना या झूठ बोलना नहीं था। तो फिर क्या था? ये अपनी अटूट इच्छा शक्ति, अपने करिश्मे और यकीन दिलाने की जबरदस्त क्षमता से हकीकत को मोड़ना था, दूसरों के लिए और शायद खुद के लिए भी। मतलब वो खुद भी उस पर यकीन करते थे? पूरी तरह। वो लोगों को अपने विजन पर इसलिए यकीन दिला पाते थे क्योंकि वो खुद उस पर 100% यकीन करते थे, भले ही वो उस वक्त कितना भी असंभव क्यों ना लगे। मैकिन्टॉश टीम के एंडी हर्ट्सफेल्ड ने इसका क्या खूब वर्णन किया है। उन्होंने कहा था, करिश्माई बयानबाजी, अदम्य इच्छा शक्ति और किसी भी फैक्ट को अपने मतलब के लिए मोड़ने की उत्सुकता का एक कंफ्यूजिंग मिक्सचर। एकदम सही। और इसी से जुड़ी थी उनकी दुनिया को देखने की बाइनरी सोच, मतलब हर चीज ब्लैक या व्हाइट थी। हाँ, या तो शानदार या बकवास। लोग या तो ज्ञानी थे या बेवकूफ, बीच का रास्ता लगता है था ही नहीं। बिल्कुल। बिल एटकिंसन ने इसे देवताओं और बकवास करने वालों के बीच का ध्रुवीकरण कहा था। लेकिन क्या ये पक्का रहता था? मतलब जो आज ज्ञानी है वो कल भी ज्ञानी रहेगा? नहीं, यही तो बात है। ये कैटेगरीज बदल सकती थी। जो आज देवता है वो कल बकवास हो सकता था और परसों शायद फिर देवता। अरे बाप रे! हाँ, उनकी राय बहुत तेजी से बदल सकती थी। अब ये उनके साथ काम करने वालों के लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा। जाहिर है। लेकिन शायद इसी वजह से वो कभी पुराने आइडियाज से चिपके नहीं रहते थे, हमेशा आगे देखते थे। एक तरफ तो उनमें वो कलाकार वाली संवेदनशीलता थी, डिजाइन, सादगी का जुनून, और दूसरी तरफ वो इतने निर्मम कैसे हो सकते थे? उनकी पूर्व प्रेमिका क्रिसन ब्रेनन ने कहा था, एक ज्ञानी प्राणी जो क्रूर था। हाँ, ये समझना बड़ा मुश्किल लगता है। और शायद यही विरोधाभास उनके पूरे जीवन और काम की कुंजी है। वो परफेक्शन की तलाश में अक्सर मानवीय संवेदनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। शायद उनके लिए ये दो अलग चीजें थी नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू थे शायद। तो ये जो विजन था, ये जुनून, इसकी जड़ें कहाँ थीं? उनके बचपन में चलते हैं। उन्हें गोद लिया गया था। पिता पॉल जॉब्स मैकेनिक थे। उनका क्या असर था? सिर्फ टेक्निकल से ज्यादा प्रैक्टिकल कह सकते हैं। पॉल जॉब्स ने उन्हें सिखाया कि चीजें काम कैसे करती हैं, उन्हें खोलना, जोड़ना, रिपेयर करना। अच्छा। लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने स्टीव को चीजों की क्वालिटी और डिजाइन पर ध्यान देना सिखाया। जैसे वो आइक्लर होम्स के सिंपल, किफायती लेकिन अच्छे डिजाइन की तारीफ करते थे। ये एक बीज था जो बचपन में पड़ा। और यहीं से वो मशहूर कहावत आई होगी, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सादगी परम परिष्कार है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ मार्केटिंग लाइन नहीं थी, ये उनकी डिजाइन फिलॉसफी का कोर था। और इसकी झलक बचपन की सीख में मिलती है। और फिर जवानी के अनुभव, रीड कॉलेज छोड़ना, LSD का अनुभव, ज़ेन बौद्ध धर्म, भारत यात्रा, इन सब का क्या असर हुआ? गहरा असर हुआ। LSD के बारे में तो उन्होंने कहा भी कि वो उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक था। ज़ेन ने उन्हें इंट्यूशन पर भरोसा करना सिखाया,
फोकस करना सिखाया। फोकस। हाँ, और सबसे बढ़कर सादगी का सौंदर्य, मिनिमलिस्ट एस्थेटिक्स, ये सब बाद में एप्पल के प्रोडक्ट्स के डिजाइन में साफ झलकता है। एलएसडी ने शायद उन्हें अलग तरह से सोचना, दायरे तोड़ना सिखाया हो। और फिर आता है स्टीव वॉज़नियाक, वॉज। ये जोड़ी तो कमाल की थी, एक इंजीनियरिंग विजर्ड, दूसरा विजनरी सेल्समैन। बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी थी। वॉज सर्किट बोर्ड के जीनियस थे और जॉब्स जानते थे कि उस जीनियस को एक प्रोडक्ट बनाकर दुनिया तक कैसे पहुंचाना है। जैसे वो ब्लू बॉक्स। हाँ, ब्लू बॉक्स बनाना, अटारी का ब्रेकआउट गेम। हालांकि उस गेम वाली कहानी में जॉब्स ने वॉज को पेमेंट कम दी थी, ये बात भी है। अच्छा। हाँ, मतलब उनकी साझेदारी कमाल की थी, पर कॉम्प्लेक्स भी थी। वॉज तकनीक बनाते थे, जॉब्स उसे पैकेज करते थे, बेचते थे। और इसी पार्टनरशिप से एप्पल का जन्म हुआ। होम ब्रू कंप्यूटर क्लब से प्रेरणा, वॉज का पहला कंप्यूटर, और जॉब्स का ये सोचना कि इसे सिर्फ हॉबिस्ट को नहीं, आम लोगों तक पहुंचाना है। हाँ, अपना सब कुछ बेचकर कंपनी शुरू करना, VW बस, कैलकुलेटर। और जॉब्स का वो इरादा, भले ही हम पैसे खो दें, हमारे पास एक कंपनी होगी। ये सब पैसा कमाने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ बनाने का, एक पहचान कायम करने का जुनून था, कुछ स्थायी बनाने का। एप्पल 2 ने तो पर्सनल कंप्यूटर क्रांति ही ला दी, लेकिन फिर आया मैकिन्टॉश। वो ज़ेरॉक्स स्पार्क वाली कहानी तो बहुत फेमस है। ग्राफिकल इंटरफेस का आइडिया लेना। हाँ, जॉब्स ने वहां जैसे भविष्य देख लिया था। माउस, आइकन्स, विंडोज, और फिर जेफ रस्किन के प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर उसे पूरी तरह अपने विजन के मुताबिक ढाल दिया। यही उनका डिजाइन जुनून पीक पर था शायद। बिल्कुल। क्यूजीनान फूड प्रोसेसर से प्रेरणा लेकर फ्रेंडली लुक देना, रीड कॉलेज की कैलीग्राफी से सीखे फॉन्ट्स का इस्तेमाल, हर छोटी डिटेल पर ध्यान, कमाल का था वो। और टीम को पुश करने के लिए रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड का इस्तेमाल। जाहिर है, मैकिन्टॉश टीम ने जिस प्रेशर और जुनून में काम किया वो असाधारण था। जॉब्स ने इंजीनियरों को डिजाइन के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। तनाव बहुत था, लेकिन नतीजा भी क्रांतिकारी था। लेकिन फिर सफलता के शिखर पर पहुंचते ही उन्होंने जॉन स्कली को पेप्सी से एप्पल लाने का वो मशहूर कदम उठाया। हाँ, वो लाइन तो आइकॉनिक है। क्या तुम जिंदगी भर शक्कर का पानी बेचना चाहते हो या दुनिया बदलना चाहते हो? किसने सोचा होगा कि यही स्कली। शुरुआत में ये जुड़ी कामयाब रही थी। स्कली मार्केटिंग और ऑपरेशंस देखते थे, जॉब्स प्रोडक्ट पर फोकस करते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों ही बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे। मैनेजमेंट स्टाइल अलग, विजन अलग। हाँ, टकराव होने लगा। मैकिन्टॉश की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। जॉब्स का व्यवहार भी काफी इरेटिक हो रहा था। फिर वो पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। और नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1985 में बोर्ड ने स्कली का साथ दिया। जॉब्स को उनके अपने बनाए मैकिन्टॉश डिवीजन से हटा दिया गया और कुछ महीने बाद उन्होंने एप्पल छोड़ दिया। अपनी ही बनाई कंपनी से निकाला जाना। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, उनके जीवन का शायद सबसे निचला दौर था वो। किसी त्रासदी से कम नहीं था। लेकिन जॉब्स रुके नहीं, फौरन नेक्स्ट कंपनी शुरू की। इस बार निशाना क्या था? हायर एजुकेशन मार्केट, यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट कंप्यूटर, जिसे क्यूब भी कहते थे, तकनीकी रूप से बहुत एडवांस था। उसका सॉफ्टवेयर नेक्स्ट स्टेप तो क्रांतिकारी था। डिजाइन भी शानदार था। पॉल रैंड ने लोगो बनाया था। लेकिन चला नहीं। बहुत महंगा था, बाजार में कामयाब नहीं हो पाया। पर ये जॉब्स के लिए एक सीखने का अनुभव था। मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, ये सब उन्होंने यहीं सीखा। और वो नेक्स्ट स्टेप सॉफ्टवेयर, वो बाद में बहुत काम आया। अच्छा। और इसी निर्वासन के दौर में उन्होंने एक और बड़ा दांव खेला, पिक्सर। हाँ, जॉर्ज लुकास से एक छोटी सी ग्राफिक्स कंपनी खरीदी थी। हाँ, ये फिर से उनके आर्ट और टेक्नोलॉजी के संगम में विश्वास का सबूत था। उन्होंने एड कैटमिल और जॉन लैसेटर जैसे क्रिएटिव लोगों पर भरोसा किया। बिल्कुल। टिन टॉय ने ऑस्कर जीता, फिर डिज्नी के साथ टॉय स्टोरी का सौदा हुआ, और वो फिल्म तो गेम चेंजर साबित हुई। एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। डिज्नी के साथ भी उनके रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे। माइकल आइजनर से टकराव। हाँ, लेकिन बाद में बॉब आइगर के साथ पिक्सार का डिज्नी में विलय हुआ, और इससे जॉब्स डिज्नी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर बन गए। क्या कमाल की वापसी थी। वाकई। और फिर वो घड़ी आई 1996 में। एप्पल खुद मुश्किल में था। उन्होंने नेक्स्ट को खरीद लिया, मुख्य रूप से उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और जॉब्स की वापसी हुई। पहले सलाहकार, फिर अंतरिम सीईओ, फिर परमानेंट सीईओ। हाँ, द सेकंड कमिंग। उनकी वापसी ने एप्पल को कैसे बदला? वो थिंक डिफरेंट कैंपेन तो बहुत मशहूर हुआ था। वो सिर्फ एक एड कैंपेन नहीं था, वो कंपनी की आत्मा को, उसके कोर को फिर से जगाने जैसा था। जॉब्स ने आते ही सबसे पहले क्या किया? प्रोडक्ट लाइन को बेरहमी से काटा छाटा। वो मशहूर 4 क्वाड्रेंट ग्रिड बनाया, कंज्यूमर और प्रोफेशनल के लिए डेस्कटॉप और लैपटॉप। बस। अच्छा,
सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स। हाँ, बाकी सब बंद। न्यूटन जैसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। फोकस वापस लाना था। और यही उनकी मुलाकात जॉनी आइव से हुई। वो तो पहले से एप्पल में थे। हाँ, पर एक तरह से गुमनाम थे। जॉब्स ने आइव में अपना आध्यात्मिक साथी देखा। डिजाइन फिर से कंपनी के डीएनए का सेंटर बन गया। मतलब अब डिजाइन पहले, इंजीनियरिंग बाद में। बिल्कुल। इंजीनियरों को डिजाइन टीम के विजन को साकार करने के लिए कहा गया, न कि डिजाइनरों को इंजीनियरिंग की लिमिटेशंस में बंधने के लिए। उनका वो सीक्रेट डिजाइन स्टूडियो वो एक मिथक बन गया। और मटेरियल्स पर जोर, प्लास्टिक, फिर मेटल, फिर ग्लास। इसने एप्पल प्रोडक्ट्स को उनकी अलग पहचान दी। एक और हैरान करने वाला कदम था एप्पल स्टोर्स खोलना। उस समय तो सब ऑनलाइन जा रहे थे, रिटेल बंद कर रहे थे। हाँ, बोर्ड को भी शक था, लेकिन जॉब्स और रॉन जॉनसन का विजन क्लियर था। ये सिर्फ बेचने की जगह नहीं होगी, ये ब्रांड को एक्सपीरियंस करने की जगह होगी। उन्होंने क्यूपर्टिनो में गुप्त रूप से प्रोटोटाइप स्टोर बनाया था ना। हाँ, मिनिमलिस्ट डिजाइन, प्रोडक्ट्स को छूने और इस्तेमाल करने की आजादी, वो जीनियस बार, ये सब नया था और बेहद कामयाब रहा। और इसी दौर में वो डिजिटल हब स्ट्रैटेजी आई, कंप्यूटर को सेंटर बनाना। जी। उनका आइडिया था कि मैक लोगों की डिजिटल लाइफ का हब बनेगा। म्यूजिक, फोटो, वीडियो सब यहीं मैनेज होगा। इसी सोच के तहत उन्होंने साउंड जैम सॉफ्टवेयर खरीदा और उसे आईट्यून्स में बदला। और इसी स्ट्रैटेजी ने अगले बड़े धमाके की नींव रखी, आईपॉड। बिल्कुल। आईपॉड 2001, उसने तो म्यूजिक की दुनिया ही बदल दी। आपकी जेब में 1000 गाने, आज सुनने में नॉर्मल लगता है, पर तब ये जादू था। टोनी फैडलो टीम ने बनाया, पर जॉब्स का जोर किस पर था? सादगी, सिंप्लिसिटी, वो मशहूर 3 क्लिक का नियम। और सिर्फ डिवाइस नहीं, पूरा इकोसिस्टम। संगीत कंपनियों को मनाना टेढ़ी खीर थी। पर 2003 में आईट्यून स्टोर लॉन्च हुआ। डिजिटल म्यूजिक खरीदने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। और आईपॉड की सफलता के बाद असली गेम चेंजर आईफोन 2007। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं ये टैबलेट के आइडिया से शुरू हुआ था। हाँ, कुछ ऐसा ही। माइक्रोसॉफ्ट के टैबलेट प्रोटोटाइप को देखकर जॉब्स को गुस्सा आया था, क्योंकि वो स्टाइलस इस्तेमाल करता था। स्टाइलिस से नफरत थी उन्हें। बिल्कुल। उन्होंने अपनी टीम को मल्टी टच इंटरफेस बनाने को कहा। पहले ये टैबलेट के लिए था, फिर इसे फोन में डालने का फैसला हुआ। उन्होंने फिंगरवर्क्स नाम की कंपनी खरीदी, जिसने मल्टी टच तकनीक डेवलप की थी। और वो गोरिल्ला ग्लास, लॉन्च से ठीक पहले डिजाइन बदलना, ये सब जॉब्स के परफेक्शनिज्म का सबूत है। एकदम। कॉर्निंग से वो मजबूत ग्लास बनवाना, आखिरी मिनट में प्लास्टिक स्क्रीन को ग्लास से बदलना। लॉन्च के समय उनका वो कहना, ये 3 क्रांतिकारी उत्पाद एक में हैं। एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं था। मोबाइल इंडस्ट्री हिल गई थी। आईफोन के बाद आया आईपैड 2010। कुछ लोगों ने कहा ये बस एक बड़ा आईफोन है। जॉब्स के लिए ये कंप्यूटर और स्मार्टफोन के बीच एक नई कैटेगरी थी। इस पर भी सादगी और इंट्यूटिव इंटरफेस पर जोर था। उन्होंने पब्लिशिंग इंडस्ट्री के साथ किताबों के लिए एजेंसी मॉडल भी सेट किया, जहां पब्लिशर कीमत तय करते थे। ये फिर से एक पूरे उद्योग को बदलने की कोशिश थी। लेकिन सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं रहा। आईफोन 4 के साथ एंटेना गेट कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, वो डिजाइन और इंजीनियरिंग के बीच का तनाव था। एंटेना को बाहरी मेटल बैंड में डालना दिखने में अच्छा था, पर उससे सिग्नल की प्रॉब्लम आई। जॉब्स की पहली रिएक्शन थोड़ी डिफेंसिव थी ना, आप फोन गलत तरीके से पकड़ रहे हैं। हाँ, शुरुआत में वो थोड़े अड़ियल थे, लेकिन फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रॉब्लम मानी और फ्री बम्पर केस ऑफर किए। संकट को संभालने का ये उनका अपना तरीका था। हम परफेक्ट नहीं है, फोन परफेक्ट नहीं है। इन सब प्रोफेशनल उतार चढ़ाव के बीच उनका निजी जीवन और स्वास्थ्य, वो भी एक बड़ी कहानी है। 2003 में कैंसर का पता चलना। हाँ, पैंक्रियाटिक कैंसर, एक रेयर टाइप का न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी, लेकिन जॉब्स ने 9 महीने तक ऑल्टरनेटिव इलाज आजमाया, डाइट, एक्यूपंक्चर वगैरह। ये क्यों किया उन्होंने? ये शायद उनके रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड का सबसे दुखद पहलू था, जहां उन्होंने बीमारी पर भी अपनी इच्छा शक्ति थोपने की कोशिश की। आखिरकार सर्जरी हुई, पर शायद देर हो चुकी थी। बाद के सालों में उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। कैंसर वापस आया, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन काम के प्रति उनका जुनून वो अंत तक बना रहा। ये अविश्वसनीय लगता है। ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। काम ही उनका जीवन था। उनके रिश्ते भी हमेशा कॉम्प्लेक्स रहे हैं। वोज़नियाक के साथ दोस्ती, बिल गेट्स के साथ वो प्रतिद्वंदिता और सम्मान का अजीब रिश्ता, स्कली के साथ कड़वाहट। जॉनी आइव शायद उनके सबसे करीबी साथी बने।
परिवार में पत्नी लॉरेन पावेल उनका बड़ा सहारा थी। बेटी लीजा ब्रेनन जॉब्स के साथ रिश्ते में काफी तनाव था शुरुआत में। हाँ, जिसे बाद में सुधारने की कोशिश हुई। उनकी बहन राइटर मोना सिम्पसन उनके करीब थी। अपने आखिरी दिनों में भी वो भविष्य के बारे में सोच रहे थे। iCloud। हाँ, iCloud का विजन, डिजिटल हब को क्लाउड में ले जाना, और एप्पल का वो नया स्पेसशिप कैंपस। तो अंत में उनकी विरासत क्या है, वो खुद क्या मानते थे? जॉब्स का मानना था कि उनका असली काम एक स्थायी कंपनी बनाना था जो बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना जारी रखे। वो खुद को एक आर्टिस्ट की तरह देखते थे जो मानवता के लिए टूल्स बना रहा है। वो अपनी टीम के प्रति क्रूरता से ईमानदार होने में यकीन रखते थे ताकि बेस्ट काम निकल सके। और इनोवेशन पर उनका जोर, वो बॉब डायलन की लाइन अक्सर कहते थे। हाँ, गेट बिजी बीइंग बॉर्न और गेट बिजी डाइंग। व्यस्त रहो जन्म लेने में या व्यस्त रहो मरने में। उनका मानना था कि ठहराव मौत है। इतिहास उन्हें कहाँ रखेगा? एडिसन, फोर्ड। शायद हाँ, जिन्होंने न सिर्फ आविष्कार किए बल्कि पूरे उद्योग बनाए और हमारी जिंदगी बदल दी। वो टेक्नोलॉजी और आर्ट्स के संगम के प्रतीक बन गए हैं। तो स्टीव जॉब्स वाकई एक पहेली थे। प्रतिभाशाली, जुनूनी, दूरदर्शी, लेकिन साथ ही अड़ियल, निर्मम, कंट्रोलिंग। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंसान जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। बिल्कुल, उनकी कहानी में सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का तीव्र फोकस और अटूट विजन दुनिया को बदल सकता है। ये दिखाती है कि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का मिलन क्या कमाल कर सकता है। लेकिन ये भी याद दिलाती है कि ऐसी असाधारण उपलब्धि की एक मानवीय कीमत भी हो सकती है। निश्चित रूप से उनकी कहानी से लीडरशिप, इनोवेशन, डिजाइन की ताकत और मानवीय क्षमता की जटिलताओं पर सोचने को बहुत कुछ मिलता है। जॉब्स ने कहा था कि वो ब्रह्मांड में एक सेंध लगाना, पुट अ डिंग इन द यूनिवर्स, चाहते थे। और शायद जैसा उन्होंने अपने स्टैनफोर्ड भाषण में होल अर्थ कैटलॉग को कोट करते हुए कहा था, भूखे रहो, मूर्ख रहो। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या दुनिया बदलने के लिए वाकई इसी तरह के जुनून, इसी जिद और शायद थोड़ी सी मूर्खता की जरूरत होती है?